नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर पेपर सेकंड, जिसका नाम है शोध, अभिकल्प और प्रविधि, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिदर्शन के प्रकार या प्रतिचयन की विधियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने डिटेल में जाना था कि प्रतिदर्श क्या होता है, प्रतिदर्शन क्या होता है, जीव संख्या या समष्टि क्या होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम ये आपको बताने वाले हैं कि प्रतिदर्शन यानी कि सैम्पलिंग कैसे किया जाता है। जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो वो अपने सैंपल का चुनाव या कैसे करता है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या माध्यम है जिनके माध्यम से वो सैम्पलिंग करता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रतिदर्शन के प्रकार या प्रतिचयन की विधियाँ क्या होती है। देखिए, व्यवहारपरक शोधों में प्रयुक्त होने वाले जो प्रतिदर्शन हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला संभाविता प्रतिदर्शन, दूसरा असंभाविता प्रतिदर्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है। तो देखिए, संभाविता प्रतिदर्श वैसे परिदर्शन परियोजना को कहा जाता है जिसमें जिस संख्या के सदस्यों का परिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर ज्ञात होती है। ठीक है, यही छोटा सा संभाविता प्रतिदर्शन का अर्थ है। यानी कि आप इतना समझिए, जैसा कि इसके आप देखिए, इसके शब्द से स्पष्ट है संभाविता प्रतिदर्शन, यानी कि यह उस प्रकार का प्रतिदर्शन है जिसमें जीव संख्या के में उपस्थित सभी सदस्यों के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संभाविता प्रतिदर्शन। अगर वही बात करें हम असंभाविता प्रतिदर्शन क्या है, तो देखिए, असंभाविता प्रतिदर्शन वैसी प्रतिदर्शन परियोजना को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। पहले में आपने देखा कि जीव संख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात भी होती है और बराबर बराबर भी होती है। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है? जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है और बराबर बराबर भी नहीं होती है। तो देखिए, संभाविता प्रतिदर्शन के तीन मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा अस्थिर यादृच्छिक प्रतिदर्शन, जिसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। तीसरा क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, जिसको एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इसके असंभाविता प्रतिदर्शन, तो असंभाविता प्रतिदर्शन के ऐसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार हैं जिनके बारे में आज की क्लास हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है कोटा प्रतिदर्शन, दूसरा है प्रासंगिक प्रतिदर्शन जिसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं, तीसरा है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन जिसको पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं। तो चलिए, पहले हम जो तीन प्रकार है संभाविता प्रतिदर्शन के, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में असंभाविता प्रतिदर्शन के जो प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला है प्रकार साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन। तो देखिए, ये नाम है साधारण तरीके से यादृच्छिक, अपनी इच्छा से क्या करना? सैंपलिंग करना। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन वैसे प्रतिदर्शन को कहा जाता है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर बराबर होती है, साथ ही किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन पर आधारित न होकर स्वतंत्र होता है। एकदम आप सिंपल से समझिए कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन क्या है। तो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन की वह विधि है जिसमें क्या होता है? जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर बराबर होती है, और इसमें किसी एक व्यक्ति का चयन दूसरे व्यक्ति के चयन पर आधारित न होकर बल्कि स्वतंत्र होता है। इसमें जो शोधकर्ता होता है, जो प्रयोगकर्ता होता है, वो क्या है? वो स्वतंत्र होता है। वो किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से सैंपल के रूप में ले लेता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन कहेंगे। जैसे कि
मान लीजिए कि किसी कोई शोध करता है जो कि बच्चों की मनोवृत्तियों का अध्ययन करना चाह रहा है, ठीक है, कि बच्चों की मनोवृत्ति का अध्ययन, पर्यावरण के प्रति बच्चों की मनोवृत्ति क्या है, ठीक है। तो उसमें वो क्या है, एरिया डिफाइन मान लीजिए वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों के पर्यावरण के प्रति मनोवृत्ति क्या है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले जो जीव संख्या हो गई, वो यूपी के तमाम जो सभी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं वो जीव संख्या हो गई, यानी कि पॉपुलेशन। अब उसमें से वो अपनी इच्छा से जैसे कोई अन्य माध्यम से वो चयन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। सैंपल क्या होता है, जो जीव संख्या के प्रत्येक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। इसकी दो विशेषताएं क्या है, समान संभावना होती है, प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है, और स्वतंत्रता होती है क्या, यानी इसमें शोधकर्ता को स्वतंत्रता होती है कि किसी भी सदस्य को वो चुन सकता है। इसका उदाहरण हमने बताया कि शोधकर्ता द्वारा सदस्य को समान संभावना होती है चुने जाने की। दूसरा है इसमें स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्तरों में बांटकर जब प्रतिचयन किया जाता है तो उसको स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन वैसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जीव संख्या की कुछ ज्ञात विशेषताओं, यानी कि अब कुछ विशेषताओं के अनुरूप परिदर्श चयन की कोशिश करता है। इसमें जीव संख्या की संरचना का पता किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, असमानुपाती यादृच्छिक प्रतिचयन। देखिए एकदम आप सिंपल से समझिए कि इसमें क्या होता है, जो सैंपलिंग किया जाता है वो स्तरों में बांट के किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें बच्चों का चयन करना है, ठीक है, कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, बच्चों का चयन करना है, तो क्या करेंगे हम, कक्षा 6 के बच्चे ये हैं अलग, कक्षा 8 के बच्चे अलग, कक्षा 9 के बच्चे अलग, कक्षा 10 के बच्चे अलग। और ऐसे ही हमें विभिन्न जातियों पर अध्ययन करना है तो विभिन्न जातियों के हम क्या है स्तर में बांट देंगे। अब एक होता है समानुपाती स्तरित जाति, यानी कि समान गुणों के आधार पर जब हम व्यक्ति को रखकर सैंपलिंग करते हैं तो उसको समानुपाती स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। असमानुपाती असमान गुण वाले व्यक्ति को जब हम अपने सैंपल में लेते हैं स्तरों में बांटकर तो उसे असमानुपाती यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। अगला है क्षेत्र या गुच्छा, अंगूर गुच्छा तो कहते हैं, गुच्छ प्रतिदर्शन। तो इसका उद्भव कृषि शोधों में, मतलब ये जो गुच्छ प्रतिदर्शन या क्षेत्र प्रतिदर्शन है, इसका जो उत्पत्ति हुआ है, ओरिजिन इसका है पहले कृषि से संबंधित शोधों में हुआ है, परंतु व्यवहारपरक विज्ञानों में काफ़ी यह लोकप्रिय हो गया है, ठीक। इसका उपयोग सर्वे शोध में अधिक किया जाता है। इसका जो उपयोग है क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन, जो सर्वे शोध है, सर्वे विधि है, उसमें ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, जहाँ जीव संख्या बड़ा तो होता ही है और साथ ही साथ काफ़ी बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं, ठीक। समझ गया आप क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन क्या होता है, इसका प्रयोग क्या है, सर्वे विधि में अधिक किया जाता है, और इसमें क्या होता है, जीव संख्या बड़ा होता है और बिखरा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब जनगणना होती है तो क्या है, जो जनगणना करने वाले व्यक्ति होते हैं वो एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया उनको मिला होता है, और वो क्या है, व्यक्ति पास भी नहीं होता है, दूर दूर बिखरे होता है, ठीक है। तो उन सभी का जानकारी जुटाता है, जुटाकर क्या है वो गुच्छ के रूप में करता है, इसलिए इसको क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन कहते हैं। कलिंगर कहते हैं कि गुच्छ प्रतिदर्शन जिसका प्रयोग सर्वे में सर्वाधिक होता है, इकाइयों या सेटों या उप सेटों का क्रमिक यादृच्छिक प्रतिदर्शन होता है, ठीक है। क्षेत्र प्रतिदर्शन में जीव संख्या की कई इकाइयों में से कुछ इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके फिर उनमें से कुछ व्यक्तियों का चयन करना। यानी कि देखिए अब इसमें क्या होता है कि क्षेत्र प्रतिदर्शन क्या होता है, जीव संख्या की कई इकाइयों में से, यानी कि पॉपुलेशन की कई इकाइयाँ जो है, मान लीजिए हम पॉपुलेशन के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर अगर हम करें 4 इकाइयों में बांटें तो उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों का, ठीक है, धर्म जाति रंग नस्ल है, उनमें से कुछ इकाइयों जैसे धर्म और जाति के ले लिए, तो फिर धर्म जाति के लेने के बाद उनमें से कुछ व्यक्तियों को जब हम अपने सैंपल के रूप में लेते हैं उसे क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ये जो है 3 प्रकार जो है हुआ आपके क्या है, संभाविता प्रतिदर्शन का हुआ, ठीक है। अब हम असंभाविता प्रतिदर्शन के जो 3 प्रकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कोटा प्रतिदर्शन। यह प्रतिदर्शन स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है, यानी कि स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन से काफ़ी मिलता जुलता है। इस तरह के प्रतिदर्शन में जीव संख्या को
उसकी विशेषताओं के अनुकूल कई स्तरों में पहचान कर ली जाती है। और इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक स्तर की आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों का चयन मनमाने ढंग से न कि ऐसी ढंग से कर लेता है, जैसे यौन प्रजाति क्षेत्र। यानी कि एकदम आप सिंपल समझिए कि ये जो कोटा प्रदर्शन है वो स्तरित यादृच्छिक प्रदर्शन से मिलता जुलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जीव संख्या को क्या है उसकी विशेषताओं के अनुसार कई स्तरों में उसका पहचान कर लिया जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति की जो है विभिन्न भूमिका है, विभिन्न स्तर है, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, राजनीतिक स्तर, ठीक है। तो पहचान की जाती है। और इसके बाद शोधकर्ता प्रत्येक स्तर में आवश्यकता अनुसार अपने सुविधा से, ठीक है, अपने सुविधा से कुछ व्यक्तियों का चयन कर लेता है सैंपल के रूप में। जैसे यौन के है, प्रजाति है, क्षेत्र आदि। जैसे यौन के रूप में, प्रजाति के रूप में, क्षेत्र के रूप में इत्यादि के रूप में बांट कर व्यक्ति उसमें से फिर कुछ व्यक्तियों का जब चयन करता है तो उसे कोटा प्रदर्शन कहते हैं। अगला जो है प्रासंगिक प्रदर्शन या प्रदर्शन की वह विधि है जिसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रदर्शन में सम्मिलित करने के लिए चयन कर लेता है जो उसे सफलतापूर्वक या सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रासंगिक प्रदर्शन वो होता है जिसको उद्देश्य, इसको प्रासंगिक प्रदर्शन इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या है, जो रिसर्चर होता है वो अपनी सुविधा से, जो सरलता से वो प्रयोज्य मिल जाता है, ठीक है, उसको चयन कर लेता है और उसकी जिसमें उसे सैंपल सेलेक्ट करने में दिक्कत ना हो उसको कर लेता है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति इच्छुक होते हैं उनको ले लेता है, जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उन व्यक्तियों को ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रासंगिक प्रदर्शन कहा जाता है। लास्ट है इसका उद्देश्यपूर्ण या इसको निर्णायक प्रदर्शन कहा जाता है। यह प्रदर्शन की वह विधि है जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रदर्शक के रूप में सम्मिलित करता है जिन्हें वह समझता है कि वह जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी कि इसमें रिसर्चर उन व्यक्तियों का सैंपल के रूप में चयन करता है जिसे वो समझता है कि ये वास्तव में अपने अपने लोगों का ये सही प्रतिनिधित्व करता है, अपने जाति का, अपने धर्म का सही प्रतिनिधित्व करता है, उनका चयन कर लेता है। जैसे किसी धर्म के बारे में हमको पता करना हो तो धर्म से संबंधित जो धर्म गुरु होते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है क्योंकि वो अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे कर रहा है। उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन वह है जिसे स्वेच्छा से चुना जाता है क्योंकि इसमें जीव संख्या के प्रतिनिधित्व होने का अच्छा सबूत मौजूद होता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन वह है जिसे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से चुना जाता है और क्योंकि इसमें जीव संख्या के प्रतिनिधित्व होने का सबूत मौजूद होता है। यानी कि इसमें ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है सैंपल ग्रुप में जिसके बारे में यह होता है, पहले से ही पता होता है कि ये अपने बिरादरी का, अपने जाति का, अपने धर्म का, अपने नस्ल का ये प्रतिनिधित्व करता है। सभी हमने बताया कि किसी धर्म के बारे में जाना है तो उस धर्म से संबंधित जो धर्म गुरु है उनका सिलेक्शन कर लेना, ठीक। और निर्णायक प्रदर्शन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शोधकर्ता सदस्यों को चुनने का निर्णय स्वयं करते हैं। निर्णायक प्रदर्शन इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो शोधकर्ता होता है ये क्या है, स्वयं से अपना निर्णय करता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है, वो स्वयं से अपनी स्वेच्छा से जिसको चाहे वो चुन सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्यपूर्ण या निर्णायक परिदर्शन। तो आज की क्लास में हमने जाना कि परिदर्शन के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिचयन की विधियाँ क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमने जाना, ठीक। और ये जो क्लास है रिसर्च का पेपर है वो सभी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है वीडियो में, कि चाहे आप BA में पढ़ते हो, चाहे MM पढ़ते हैं, चाहे आपका कोई भी विषय हो, रिसर्च का पेपर जो है हर विषय में आता है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च हर विषय में पढ़ाया जाता है और आगे चल के हर विषय से रिसर्च किया जाता है। इसलिए सभी बच्चों के लिए ये जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे ही आगे भी रिसर्च की क्लासेज और भी जो है मनोविज्ञान से जो संबंधित शाखाएँ उनके भी क्लासेज आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे चलती रहेगी। इसलिए जल्द से जल्द क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दें। इससे हमको क्या है, मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलता है, एक बूस्टर मिलता है और फिर अब जो है आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।